गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेवेंथ क्लास हमारा ज्योग्राफी का 4th चैप्टर वायु पेज नंबर 20 से स्टार्ट किया जा रहा है। आज इस चैप्टर का जैसे कि नाम है वायु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं, इन गैसों का हमारे जीवन इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि इन गैसों की संतुलन में परिवर्तन हो जाए तो हमारे जीवन पर क्या असर होगा। फिर है वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु, तापमान, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। वर्षा, आर्द्रता, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आपके स्टैंडर्ड में 7th क्लास में आपको हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायुमंडल की सामान्य जानकारी देने के लिए पर्याप्त हैं। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। पेज नंबर 20 पर आपके ये चैप्टर दिया हुआ है वायु। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। मतलब हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक घनी चादर है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करती है, और यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तृप्त होकर जल भी सकते हैं और रात के समय ठंड में जम भी सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल क्या होता है बेटा? हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की मोटी परत को वायुमंडल कहते हैं। हमारे जीवित रहने के लिए वायुमंडल आवश्यक है, क्योंकि जीवन की एक प्रमुख वस्तु वायु होती है जिसे हम सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं, और दूसरी वायु को हमारे द्वारा उसका उत्सर्जन किया जाता है। यहाँ पर ना सिर्फ वायुमंडल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को भी रोकने में सक्षम है। और इन हानिकारक किरणों का प्रभाव क्या हो सकता था? दिन में सूर्य के ताप से हम जल सकते थे और रात में इतनी ठंड पड़ती कि हम जम सकते थे। एक संतुलन बनाए रखता है ये वायुमंडल हमारी पृथ्वी पर, जिससे कि हम अपने जीवन को जी सकते हैं, या इतना तापमान बनाए रखता है पृथ्वी पर ये वायुमंडल कि जीवन योग्य जरूरी होता है। अब हमारे द्वारा जो टॉपिक पढ़ा जा रहा है बच्चों, वो है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन बच्चों दिखाई दे रहा होगा आपको। वायुमंडल का संगठन से मतलब होता है वायुमंडल की बनावट। वायुमंडल में कितनी गैसें पाई जाती हैं और उनकी क्या क्या क्वांटिटी पाई जाती है। वायुमंडल का जो संगठन होता है बच्चों, उसके बारे में बता रही हूँ आपको, बुक से ही पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस के लिए करते हैं, सांस से मतलब श्वसन क्रिया के द्वारा करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग बना रहता है। यहाँ पर बच्चों आपके है ना एक चित्र भी बना हुआ है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो चित्र में सर्कल दे रखा है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% दे रखी है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% दे रखा है, ऑर्गन की मात्रा 0.93%, और अन्य गैसें जो हैं उनका कॉलम कितना छोटा सा है, 0.04% उस अन्य गैसों में सम्मिलित होती है। यहाँ पर बच्चों अपन पढ़ते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्त रेख को दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस होती है। बच्चों इस लाइन को नोट कर लेना अपनी किताब के अंदर। सर्वाधिक मात्रा वायुमंडल में नाइट्रोजन की पाई जाती है। कितने परसेंटेज दिखाई गई है चित्र में?
78% के लगभग बताई गई है। जब हम सांस लेते हैं ना तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ये सीधे वायु में, ये बेटा नेक्स्ट पेज पर अपन चलते हैं। ये देखो ऊपर से दे रखा है, पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मृदा जो मिट्टी जिसे हम कहते हैं, और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु से मतलब जो उसके अंतर्गत कीड़े होते हैं या वायरस होते हैं, वायु से नाइट्रोजन को लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इनका उपयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस होती है। सेकंड नंबर पे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। मतलब चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, प्रत्येक को सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। बच्चों, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया साइंस के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत आप पढ़ोगे कि प्रकाश संश्लेषण विधि में बताया जाता है पादप किस प्रकार से सूर्य की रोशनी में अपने भोजन का ग्रहण करते हैं और फल और फूलों का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन भी बिगड़ जाता है। अब हमारे तीसरे नंबर की महत्वपूर्ण गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ये अन्य महत्वपूर्ण गैसों में सम्मिलित की जाती है। पहले नंबर पे तो सर्वाधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है जो 21% के लगभग वायुमंडल में पाई जाती है। और तीसरे नंबर पर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसों में सम्मिलित की जाती है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वापस देते हैं। मनुष्य और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं या उसको श्वसन क्रिया के अंतर्गत बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं के द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर ही होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। हमारी पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए यदि हम देखें तो जितना मानव और पशुओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ा जाता है या बाहर निकाला जाता है, उतनी ही हमारे पेड़ पौधों या पादपों के लिए आवश्यकता होती है। तो ये पृथ्वी पर बैलेंसिंग स्थिति है या संतुलन पृथ्वी पर बना रहता है। लेकिन ये जो कल कारखाने हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, और जो ये कोयला और खनिज तेल आदि जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ी है, इससे क्या हुआ है वो पढ़ते हैं बेटा अपन। परंतु ये संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी कर देता है। ये परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को भी प्रभावित करता है। अब मौसम और जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करता है बच्चों, इस चीज़ के लिए आपको मैं पहले पेज पर फिर से लेकर जाती हूँ, है ना। पहले पेज पर देखो, यहाँ पर आपके एक बॉक्स बना हुआ है, दिख रहा है ना सबको बॉक्स। इस बॉक्स को पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सभी पहले वाले पेज पर आ जाएं, फिर से 20 पर साइड में एक बॉक्स बना हुआ है जिस पर ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के
विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर ही रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंतर्गत यदि ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में हो जाएगी तो उसका क्या परिणाम होगा कि जो पृथ्वी अपने सूर्य से आने वाली प्रकाश, रोशनी और गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, उसको क्या करती है कि ना एक निश्चित सीमा तक तो पृथ्वी पर रखती है और बाकी की क्या करती है, फिर से बाहर भेज देती है या हमारे वायुमंडल के बाहर ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में भेज देती है। लेकिन जब हमारे अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारे पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा है वो कहाँ पर रह जाएगी, पृथ्वी पर ही रह जाएगी। और जब वो पृथ्वी पर ही रह जाएगी तो वो कैसे प्रभाव को उत्पन्न करेगी, ग्रीन हाउस प्रभाव को। इसलिए ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में नहीं हो तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस पर रहना भी असंभव हो जाएगा। किंतु जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ने लगता है। जब तेज़ी से कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, व्हीकल, कार, ये इतने चलते हैं सड़कों पर कि इनसे निकलने वाला धुआं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, इससे क्या होगी, ये जो ऊष्मा विकिरित हो रही थी वो पृथ्वी पर ही तापमान को बढ़ाने लगेगी। इसे भूमंडलीय तापन, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में यदि इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ क्या होने लगती है, पिघलने लग रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में, जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी। देखो हमारी पृथ्वी के अधिकांश भाग जलमग्न है। हमारी पृथ्वी पर स्थल मंडल बहुत कम भाग में पाया जाता है और यदि दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ता गया तो हमारे जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ों पर, वो भी पिघलकर समुद्र में चली जाएगी और इससे क्या होगा, जल के स्तर में वृद्धि हो जाएगी और स्थल का स्तर पृथ्वी पर कम हो जाएगा। इसके फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। इसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु भी लुप्त हो सकते हैं। बच्चों यहाँ पर फिर हमारे एक और क्या आप जानते हैं, सेकंड पेज पर आपके दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्या दे रखा है। ये आपके जानकारी, ये भी आपके वायुमंडल से रिलेटिव है। जब वायु ठंडी होती है तो वो पृथ्वी के पास रहती है और जब वायु गर्म हो जाती है तो वो पृथ्वी से, स्थल से ऊपर की ओर उठने लगती है और चारों तरफ फैलने लगती है। और जो नीचे का पृथ्वी के स्तर पर, पृथ्वी के स्थल भाग पर जो वायु थी